हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो नीट रिवीजन सीरीज की थर्ड वीडियो है और इसमें हम यूनिट जेनेटिक की ट्रिक्स वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। देखो, इससे पहली वाली वीडियोस का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा और एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। नीट रिवीजन सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जहां पे आप इस सीरीज की पुरानी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, चैनल पे चेक कर लेना, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आपको पुरानी वीडियोस सीरीज की आसानी से मिल जाएं। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ट्रिक फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को याद करने की ट्रिक। इन पे बार बार ना टाइम वेस्ट करना पड़े, एक ही बार में इनको ऐसा कर लें कि बार बार ये आपको कभी ना भूले, बार बार ना पढ़ना पड़े। ठीक है, देखो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमारे पास दो टाइप के आ जाते हैं, एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो हम अब बारी बारी से डिसऑर्डर्स को कवर करेंगे। पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर कवर करेंगे, फिर क्रोमोसोमल। अब देखो, मेंडेलियन डिसऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास आता है कलर ब्लाइंडनेस। देखो, मैंने एक बात बोली थी, उसको ध्यान रखना कि इनके नाम में ही इनकी ट्रिक छुपी हुई है, तो नाम से ही ट्रिक बनाएंगे सबकी। देखो, कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको हो जाती है उसको रेड कलर और ग्रीन कलर डिफरेंशिएट करने में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, मतलब वो रेड और ग्रीन कलर को अच्छे से पहचान नहीं पाता, दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता। अब एग्जाम में इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, हमें रेड तो याद रह जाता है पर ग्रीन नहीं याद रहता। कभी ऐसा लगता है कि रेड और ब्लू में दिक्कत थी, कभी लगता है रेड और येलो में दिक्कत थी, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक सिंपल सी ट्रिक है इसके नाम से ही। देखो, कलर कलर, अब कलर को हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रंग। ठीक है, और रंग क्या, पहला लेटर आर मतलब रेड और लास्ट का जी मतलब ग्रीन। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आर से रेड उठाया और जी से ग्रीन उठाया, कलर से आया रंग, मतलब कलर ब्लाइंडनेस में रेड और ग्रीन के बीच में डिफरेंशिएट करने में मुश्किल हो रही थी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हीमोफीलिया। देखो, फिर से वही बात है कि इनके नाम में ही इनकी ट्रिक छुपी हुई है। देखो, हीमोफीलिया में क्या है, हमारे पास दो वर्ड आ जाते हैं, हीम और फीलिया। देखो, हीम रिलेटेड होता है ब्लड के, हीमोग्लोबिन और ये हीम, ये तो सबको पता होगा कि हीम रिलेटेड होता है ब्लड के। और फीलिया मीन्स लव। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि लायोफिलिक, लायोफोबिक, फोबिक, फोबिया, फोबिया मीन्स डर, और फिलिक, फीलिया मीन्स लव, अट्रैक्शन। तो देखो, हीमोफीलिया मतलब ब्लड से लव, और जो इंसान जिस चीज़ से जितना प्यार करता है वो उससे उतनी ही जल्दी दूर जाती है। मतलब अगर किसी इंसान को हीमोफीलिया है, हीम मतलब ब्लड, फीलिया मतलब लव, हीमोफीलिया है मतलब उसको ब्लड से प्यार है। ब्लड से प्यार है तो वो उससे दूर उतना ही जल्दी जाएगा, मतलब उसको क्लोटिंग डिफेक्ट है। ठीक है, मतलब उसको कट लग गया तो उसका ब्लड जो है वो बहना रुकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसे प्यार करता है, प्यार करता है तो वो उतना जल्दी दूर जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत ही सिंपल है। हीमो, हीम से ब्लड आया, फीलिया से आया लव, मतलब कोई इंसान ब्लड से लव करता था, लव करता था तो वो उससे दूर उतनी ही जल्दी जाएगा। दूर जाने का सीधा सीधा मतलब क्लोटिंग डिफेक्ट, क्लोट ही नहीं होगा, बहता ही जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है सिकल सेल एनीमिया। देखो, ये तो बहुत आसान है, अगर आपको ये बात पता है कि हीमोग्लोबिन को आरबीसी कैरी करती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन को आरबीसी कैरी करती है, अगर आपको ये बात पता है तो इसमें कुछ नहीं याद करना आपको। देखो, नॉर्मल आरबीसी क्या होती है, सबको पता ही होगा, बाय कनकेव शेप होती है। नॉर्मल आरबीसी बाय कनकेव शेप होती है, और इसकी ऐसी शेप होने का एक रीजन होता है, आरबीसी को हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कैरी करना होता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा कैरी कर सके इसलिए इसकी शेप ऐसी होती है। तो अब इस शेप से अगर कुछ भी अलग हुआ, मान लो आरबीसी की शेप ऐसी होगी, तो इसको हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कैरी करने में दिक्कत आएगी। मतलब बाय कनकेव शेप से अगर कुछ भी अलग आरबीसी की शेप बनी तो उसको हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कैरी करने में दिक्कत आएगी। इसकी शेप चेंज हुई तो मतलब हीमोग्लोबिन की बॉडी में कमी हो जाएगी, सीधी सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि ये कैरी कम कर पाएगी। इसमें मान लो एक मॉलिक्यूल कैरी कर पा रही है और इसमें चार कर रही थी, तो बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन की कमी को बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, तो बस आपका ये खत्म हो गया। देखो, इसमें क्या होता है, आरबीसी जो होती है, आरबीसी नॉर्मल क्या होती है, बाइकनकेव, तो इसमें क्या होता है, आरबीसी सिक्कल शेप की हो जाती है। सिक्कल होता है जो सी शेप ऐसे होता है ना, जो किसान वो गेहूं काटते हैं जिससे, सिक्कल शेप की हो जाती है बाई कनकेव से, तो उसको हीमोग्लोबिन कैरी करने में दिक्कत आती है। हीमोग्लोबिन कैरी करने में दिक्कत आई तो मतलब हीमोग्लोबिन की बॉडी में कमी हुई, और हीमोग्लोबिन की कमी को क्या बोलेंगे, एनीमिया। तो सीधी सीधी सी बात है, आरबीसी की नॉर्मल शेप से सिक्कल शेप हो गई और उसको एनीमिया हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया। अब देखो, जो एनसीईआरटी में लाइंस लिखी हुई है उसको कैसे याद करें, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है कि
सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन एट 6th पोजीशन ऑफ ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसको कैसे याद करें पूरे को? देखो, आपको पता है क्रिकेटर था गौतम गंभीर और एक क्रिकेटर था वीरेंद्र सहवाग। जी फॉर ग्लूटामिक एसिड, जी फॉर गौतम गंभीर, वी फॉर वेलाइन, वी फॉर वीरेंद्र सहवाग। अब देखो, गंभीर को सब्सटीट्यूट किया किसने? वीरेंद्र सहवाग ने। क्यों? क्योंकि गंभीर छक्के सिक्सेस कम मारता था और वीरेंद्र सहवाग सबको पता है छक्के ज़्यादा मारता था। तो गौतम गंभीर को रिप्लेस या सब्सटीट्यूट किया वीरेंद्र सहवाग ने, क्योंकि वो छक्के कम मारता था। तो इससे हमें याद आ जाएगा कि सब्सटीट्यूट किसको किया था, सब्सटीट्यूशन किसका हुआ था? जी, गौतम गंभीर का, मतलब ग्लूटामिक एसिड का। और किसके द्वारा हुआ था? मतलब बाई वेलाइन, वीरेंद्र सहवाग वेलाइन। ठीक है, और 6 से याद आएगा, छक्कों से याद आएगा एट 6th पोजीशन। ठीक है, तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ना वेलाइन ग्लूटामिक एसिड में कंफ्यूज होगा, ना 6th पोजीशन आपको भूलेगा। ठीक है, सिंपल सा है। अब नेक्स्ट हमारे पास है फिनाइल कीटोन यूरिया। देखो, इसको भी नाम से ही इजीली याद करेंगे, फिनाइल कीटोन यूरिया। सिंपल सी बात है, जिस भी वर्ड के पीछे यूरिया आ जाए, URIA, मतलब वो चीज़ यूरिन में पास आउट हो रही है। मतलब इसके नाम से ही पता लग गया कि फिनाइल कीटोन जो है वो यूरिन में पास आउट हो रहा है। ठीक है, यूरिन में पास आउट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बॉडी में बना होगा जब ही तो पास आउट होगा। ठीक है, और ये कंडीशन अब नॉर्मल है। अब देखो ये बना कैसे? देखो, फिनाइल एलानिन होता है वो नॉर्मली क्या होता है? टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन है कि फिनाइल एलानिन नॉर्मली टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। पर इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए थे, अगर वो अब्सेंट हों, उनकी कमी हो जाए, ठीक है, तो फिनाइल एलानिन फिनाइल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिनाइल पाइरुविक एसिड एक फिनाइल कीटो एसिड है। ठीक है, फिनाइल पाइरुविक एसिड एक फिनाइल कीटो एसिड है। और यही अगर यूरिन में पास आउट होगा तो उसी को बोल देंगे फिनाइल कीटोन यूरिया। ये फिनाइल कीटोन जो है वो यही है, फिनाइल कीटो एसिड। ठीक है, तो फिनाइल एनालिन नॉर्मली टायरोसिन में कन्वर्ट होना था, पर इसको इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए थे, उनकी अगर बॉडी में कमी हो गई तो फिनाइल एनालिन फिनाइल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिनाइल पाइरुविक एसिड होता है फिनाइल कीटो एसिड। और यही अगर यूरिन में पास होगा तो इसी के नाम से हमने बना दिया फिनाइल कीटोन यूरिया। यूरिन में पास आउट हो रहा है इसलिए यूरिया, और यहाँ से नाम उठाया फिनाइल कीटोन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर में लास्ट थैलेसीमिया। देखो, ये भी एक ही लाइन से याद कर देंगे, सिंपल सी लाइन है, हीमोग्लोबिन में चेन कम था। हीमोग्लोबिन में चेन कम था, मतलब हीमोग्लोबिन में चेन कम, और ये है थैलेसीमिया के लिए। मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमारे पास लास्ट आ जाता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में एक ही लाइन याद करनी है, उसी लाइन को चिपका देना है, हीमोग्लोबिन में चेन कम था। हीमोग्लोबिन में चेन कम था। अब देखो, थैलेसीमिया था से हमें याद आएगा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में होता क्या है? हीमोग्लोबिन में चेन कम। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन की चेन होती है, ग्लोबिन चेन्स होती हैं अल्फा बीटा, उनका अगर सिंथेसिस कम हो जाए उसी को बोलते हैं थैलेसीमिया। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में चेन कम था, हीमोग्लोबिन में चेन कम किसमें था? से थैलेसीमिया। और अल्फा चेन कम होगी तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा होगी तो बीटा थैलेसीमिया। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर हमारे खत्म हो गए। अब हमारे पास है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स। देखो, ये हमारे पास 3 टाइप के दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, टर्नर सिंड्रोम, केलाइन-फेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। देखो, इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, आप एनसीईआरटी का ये वाला पेज इमेजिन करना, और इस पे आपको इमेजिन क्या करना है, जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है उनको आसानी से इमेजिन हो जाएगा कि इस पेज पे 3 डायग्राम दिए हुए हैं। ठीक है, साथ में 3 डायग्राम दिए हुए हैं, एक मेल, एक फीमेल और एक छोटा बच्चा। तो आपको इमेजिन ये करना है कि ये छोटा बच्चा इस मेल और फीमेल का है। बस आपका काम हो गया। अभी ट्रिक देखो, देखो वो जो उस पेज पे डायग्राम कौन से दिए हुए हैं, एक माता है, एक पिता और एक बच्चा। ठीक है, जो फीमेल है, और ये मेल और ये उन्हीं का बच्चा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चे को, हमें पता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम थी, मतलब उसको बीमारी थी। उसको बीमारी क्यों थी? क्योंकि माता में पिता के फीचर आ गए थे और पिता में माता के, मतलब जो फीमेल है उसमें मेल के कैरेक्टर्स आ गए और जो मेल है उसमें फीमेल के कैरेक्टर आ गए। ठीक है, और इसी रीज़न से उनका डिफेक्टिव बच्चा हुआ। ठीक है, तो ऐसे इसको क्रॉस मार देते हैं कि फीमेल में मेल के फीचर आ गए और मेल में फीमेल के फीचर आ गए, और इसीलिए उनका बच्चा डिफेक्टिव हुआ। मतलब टर्नर सिंड्रोम में जो फीमेल है उसमें मेल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, और केलाइन फेल्टर सिंड्रोम में
मेल में फीमेल कैरेक्टर आ जाते हैं और उनका बच्चा इसीलिए डिफेक्टिव हुआ। और अब क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं। देखो, एक्स क्रोमोसोम जितने ज़्यादा होते हैं उतना फीमेल कैरेक्टर ज़्यादा होता है। इसी से पता लग जाएगा कि ये डबल एक्स होता है फीमेल और एक्स वाई होता है मेल। जितने एक्स ज़्यादा होंगे उतना फीमेल कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखो नॉर्मल फीमेल क्या होती है, एक्स एक्स, और ये एक्स एक्स उसमें से खत्म हो जाए, एक ही क्रोमोसोम बच जाए, एक ही एक्स बच जाए, मतलब उसमें फीमेल कैरेक्टर कम हो जाएंगे, मेल कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसमें एक एक्स क्रोमोसोम अब्सेंट होता है इस फीमेल में, इसीलिए इसका फीमेल कैरेक्टर घट जाता है और मेल बढ़ जाता है। तो ये हो गया टर्नर सिंड्रोम। अब केलाइन फिल्टर में मैंने क्या बोला था, जितने ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम होंगे उतना फीमेल कैरेक्टर। तो इसमें एक्स बढ़ जाता है, इसमें क्या आया था, फीमेल कैरेक्टर। क्यों आया था, क्योंकि इसमें एक एक्स बढ़ गया, एक्स बढ़ने से फीमेल कैरेक्टर बढ़ गया। ठीक है, और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो 21st क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी मतलब मान लो एक क्रोमोसोम की ये 2 कॉपी हैं, तो ट्राइसोमी में उसकी 3 कॉपी हो जाती हैं। ठीक है, तो अब देखो इस चीज़ को याद करने की, ये जो मैं बात में कह रहा था कि बाद में बताऊंगा, जिस डिसऑर्डर्स में हम क्रोमोसोम पढ़ रहे थे, हमने किसी भी डिसऑर्डर में क्रोमोसोम नहीं पढ़े हैं, इन्हीं में किए हैं एक्स एक्स वाई और ये एक्स जीरो। ठीक है, तो जिनमें हम क्रोमोसोम पढ़ रहे हैं वही हो गए हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, वही हो गया हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और एक और बात जो ध्यान रखनी है कि जिनके पीछे सिंड्रोम आ जाए वो थे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और लास्ट में एक जो आपसे फेवर चाहिए कि वीडियो आपको जैसी लगे उसका रिस्पॉन्स जरूर दिया करो। अच्छी लगे तो लाइक किया करो और ना अच्छी लगे तो डिसलाइक किया करो, पर रिस्पॉन्स जरूर देना है। ठीक है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे और हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी नीट रिवीजन सीरीज। थैंक यू, टेक केयर।